नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा सेंडे। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। जिला अस्पताल में आरोपी की सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर 2 प्रधान आरक्षक, 4 आरक्षक निलंबित। पुलिस अधीक्षक ने की कार्रवाई। चुनाव कार्य के लिए अनफिट किए गए शासकीय सेवकों की होगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। रेंगाटोला एकोड़े की 15 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा प्रदेश का पहला लाख क्लस्टर उद्योग। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी। सैंक्शन किए गए 13.5 करोड़ रुपए। पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे को चुनाव आयोग से मिली राहत। अयोग्य उम्मीदवार की सूची से हटाया गया नाम। पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे ने कहा कि विकास के मुद्दे को लेकर लड़ेंगे चुनाव। रामपायली के एक सुने मकान में चोरों ने बोला धावा। 3 लाख के जेवरातों को किया पार। जांच में जुटी पुलिस। और धार्मिक मान्यताओं के साथ मनाया गया करवा चौथ पर्व। पति की दीर्घायु के लिए सुहागन महिलाओं ने धारण किया निर्जला व्रत। चांद को देखकर पति के हाथों तोड़ा व्रत। अब समाचार विस्तार से। जिला अस्पताल में आरोपी की सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर 2 प्रधान आरक्षक सहित 6 पुलिस कर्मचारी निलंबित कर दिए गए हैं। 26 अक्टूबर की शाम यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए के द्वारा की गई। जानकारी के मुताबिक जिला जेल में 2 मुलजिम के अस्वस्थ होने पर उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। पिछले करीब 10 दिन से जिला अस्पताल में भर्ती इन 2 मुलजिम की सुरक्षा के लिए पुलिस लाइन से 2 प्रधान आरक्षक गेंद सिंह राणा, बंशीलाल जाटव, 4 आरक्षक सुरेंद्र चौहान, योगेश मिश्रा, रामू यादव और प्रेम दीक्षित की ड्यूटी लगाई गई थी। 24 अक्टूबर को पुलिस लाइन के सूबेदार विजय बघेल गार्ड चेक करने जिला अस्पताल पहुंचे तो मुलजिम की सुरक्षा में लगाए गए पुलिस कर्मचारी ड्यूटी में अनुपस्थित पाए गए थे। इस संदर्भ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया ने कहा कि अस्पताल गार्ड ड्यूटी में गैर हाजिर पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। आज पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 6 लोगों को सस्पेंड किया, जिसमें 2 प्रधान आरक्षक और 4 आरक्षक हैं, जो कि अस्पताल गार्ड ड्यूटी में गैर हाजिरी पाए गए थे और रक्षित निरीक्षक द्वारा चेक करके अपना प्रतिवेदन दिया गया, जिस आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उन्हें निलंबित किया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर 2 गार्ड मौजूद थे और बाकी 1-4 का प्रॉपर गार्ड होना चाहिए था। उनमें से कुछ लोग ये वहाँ से गैर हाजिर पाया गया, इस कारण इन्हें निलंबित किया गया। जिले में लाख उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शासन स्तर पर सतत प्रयास किए जा रहे हैं। जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के प्रयास से वारासिवनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेंगाटोला और एकोड़ी की सीमा पर 15 एकड़ भूमि पर प्रदेश का पहला लाख क्लस्टर उद्योग स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाते हुए 13.5 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं, जहां मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के द्वारा लाख क्लस्टर उद्योग की अधोसंरचना सहित मूलभूत सुविधा मुहैया कराई जाएगी। आपको बताएं कि प्रदेश में बालाघाट ही एकमात्र ऐसा जिला है जहां लाख उद्योग जीवित है। वारासिवनी के जयराम टोला मंगेझरी में 300 महिलाओं के द्वारा लाख उत्पाद को तैयार किया जा रहा है। इस संदर्भ में जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के महाप्रबंधक अखिल कुमार चौरसिया ने बताया कि शासन की ओर से निर्देश प्राप्त हुए थे कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में लाख क्लस्टर उद्योग स्थापित किए जाए, जिसको लेकर राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को एक प्रोजेक्ट तैयार करके भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को हमारे द्वारा 15 एकड़ भूमि ट्रांसफर की जा रही है, जिस पर निगम के द्वारा लाख क्लस्टर उद्योग को स्थापित किया जाएगा। ये लाख पर आधारित क्लस्टर के लिए शासन से आया था कि प्रदेश के हर ज़िले में एक क्लस्टर उद्योग होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया कि लाख का एकमात्र उद्योग पूरे मध्य प्रदेश में बालाघाट में है, मंगेझरी जयराम टोला तहसील वारासिवनी, और उनके द्वारा कम से कम 300 महिलाओं से लाख की चूड़ियाँ बनवाई जाती हैं और लाख के आइटम। अभी उनका बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट और लग रहा है, जो कि लाख का पेंट और वार्निश बनाने का काम चालू होगा, और उसके अलावा और भी प्रोडक्ट जो कि लाख सीधे केमिकल के रूप में भी सप्लाई होता है। तो हमारा प्रमुख उद्देश्य यह है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उन्हें हम लाख क्लस्टर से जोड़ेंगे, और जो लाख क्लस्टर रहेगा मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के द्वारा 13.5 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया गया,
और केंद्र सरकार को राज्य सरकार के माध्यम से भेजा गया और वो स्वीकृत हो गया। और अब मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम नोडल एजेंसी है, उसको हम 15 एकड़ ज़मीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसका प्रस्ताव हमने भोपाल भेज दिया है। शासन से अनुमोदन होने के पश्चात मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को वो भूमि ट्रांसफ़र हो जाएगी और शासन से पैसा उनको मिलेगा। उससे वो जो है पूरा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और क्लस्टर की जो चीज़ें की आवश्यकता है, आधारभूत सुविधाएं वो मुहैया कराएंगे। ब्रह्मा परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष आचार्य राजेश्वर जी महाराज के नेतृत्व में राजस्थान से निकाली गई भगवान परशुराम रथ यात्रा शनिवार को विभिन्न प्रदेशों से होते हुए बालाघाट पहुंची। नगर के नए राम मंदिर पहुंची इस रथ यात्रा का सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश पाठक और महिला टीम के द्वारा परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष राजेश्वर महाराज का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस संदर्भ में समाज सेवी कृष्णा मिश्रा ने कहा कि भगवान परशुराम के जीवन चरित्र की जानकारी का प्रचार प्रसार करना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। जो परशुराम यात्रा है ये इसलिए निकाली गई है कि लोगों में सामाजिक जो लोग हैं उनमें एकता और अखंडता कायम रहे। इसी से यहाँ पर ये लोग हमारे पास यहाँ आए हैं और हम लोगों ने भी अपना कर्तव्य समझा ब्राह्मणों ने कि हाँ ये परशुराम यात्रा कि हम लोगों को। वहीं सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्री पाठक ने क्या कहा, आइए जानते हैं। पूर्व विदित था आज भगवान परशुराम जी की यात्रा जो राजस्थान से चलकर हजारों किलोमीटर की यात्रा करके लाल बर्रा से होते हुए आज बालाघाट नगर में पहुंची है। भगवान परशुराम जी की रथ यात्रा का मूल उद्देश्य ये है कि स्वजातीय बंधुओं में चेतना जागृत करना और जो सामाजिक एकता और अखंडता है उसको और मजबूती प्रदान करना, यही उद्देश्य है। इस रथ यात्रा को करीब 7000 किलोमीटर चलना है जिसका समापन नेपाल में होगा। 5 मार्च को इस रथ यात्रा का वहां से आगाज़ हुआ था राजस्थान की धरती से और आज मध्य प्रदेश में बालाघाट में इसका शानदार स्वागत किया गया स्वजातीय बंधुओं द्वारा। समस्त परसवाड़ा के पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे को चुनाव आयोग से बड़ी राहत मिली है। पूर्व विधायक श्री कावरे का अयोग्य उम्मीदवार की सूची से नाम हटा दिया गया है। आपको बताएं कि चुनाव आयोग के द्वारा जिले के 2 दर्जन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसमें विधायक श्री कावरे और जिला पंचायत सदस्य दुर्गेश बिसेन को चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दे दी है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान परसवाड़ा के पूर्व विधायक श्री कावरे ने कहा कि उन्हें चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने धारा 11 का पालन करते हुए अपील पेश की, जिस पर चुनाव आयोग द्वारा पूर्व के निर्णय को वापस करते हुए उन्हें योग्य घोषित किया गया है और वे आगामी विधानसभा चुनाव में विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे। 2016 में मुझे बगैर सूचना दिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था धारा 10 के तहत, लेकिन मैंने ये जानकारी मुझे 2016 में भी नहीं मिली, 2017 में भी नहीं मिली। मुझे 2018 को जब मध्य प्रदेश में चुनाव प्रारंभ हुआ और आचार संहिता लागू हुई
उसके बाद 6 तारीख को जब भारत निर्वाचन आयोग ने अपने साइड में पूरे देश के 5 राज्यों के डिस्क्वालीफाई की सूची जारी किया, उस सूची में मेरा भी नाम था। मैंने अपने विधि सलाहकारों से चर्चा करके मैंने न्यायालय का भी शरण लिया, न्यायालय से भी मुझे राहत मिली। लेकिन धारा 10 में अगर उनको सज़ा देने का अधिकार है, आयोग घोषित करने का अधिकार है, तो धारा 11 में उनको ये अधिकार भी है। आपकी बात को सुन सकते हो, आप अपील कर सकते हो। और मैंने उस धारा 11 का मैंने पालन किया और मैंने अपील पेश किया भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली में जाकर। उन्होंने मेरी बात को सुना और इन 20 दिनों में, जो 20 दिन में उन्होंने मेरी बात को सुनकर सारी जो कार्रवाई कमी थी उस कार्रवाई को उन्होंने सुधारा, जो भी कमी रही होगी। और कल परसों 25 तारीख को उन्होंने निर्णय लिया, अपने पूर्व के 2016 के निर्णय को उन्होंने वापस किया और 2025 तारीख को उन्होंने एक नया ऑर्डर किया। मुझे जो डिस्क्वालीफाई किया था उन्होंने 25 तारीख के ऑर्डर में मुझे फिर से क्वालिफाई कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की विकास पर हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ शनिवार को एसपी कार्यालय में पहुंचकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री भगत ने बताया कि सोशल मीडिया में हाल ही में कांग्रेस उम्मीदवारों की फर्जी सूची जारी की गई थी, जिसे जारी करने का मुझ पर आरोप लगाते हुए गौली मोहल्ला के विशाल वर्मा द्वारा चुनाव आयोग सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी झूठी शिकायत कर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। श्री भगत ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। आज पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जानकारी लगी कि कवि वर्मा विशाल वर्मा वार्ड नंबर 15 गौली मोहल्ला बालाघाट का एड्रेस लिखा है। उन्होंने शिकायत की है कि एक कूट रचित जो है सोशल मीडिया में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है हमारे द्वारा। तो बिना सिर पैर की, बिना तथ्यों के, जानकारी के इस तरह का जो आरोप लगाया है, जो मात्र किसी के चरित्र हनन या किसी को छवि धूमिल करने का प्रयास उन्होंने जो किया है, मैं समझता हूँ कि विशाल वर्मा के साथ और भी जो कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए इस कार्य को करने वाले, उन लोग को पुलिस ने उसकी जांच करना चाहिए और उनको सामने उनका पर्दाफाश करना चाहिए और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई, ताकि भविष्य में किसी के साथ इस तरह की वारदात न हो सके। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीवी सिंह ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि विधानसभा चुनाव के लिए अनफिट किए गए अधिकारी और कर्मचारियों पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई करें। आदेश में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं निर्वाचन ड्यूटी में ली जा रही है। देखने में आ रहा है कि इस ड्यूटी से बचने के लिए इनके द्वारा चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त करने के लिए आवेदन दिया गया है, जिसके चलते यहां कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीवी सिंह के मार्गदर्शन में वाराणसी के तहसील कार्यालय के नवीन सभा कक्ष एवं एसएसपी कॉलेज में 4 दिवसीय पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस संदर्भ में मास्टर ट्रेनर्स HP शर्मा के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। शासकीय महाविद्यालय वाराणसी चुनाव प्रशिक्षण केंद्र में दिनांक 24 अक्टूबर से प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है, जो लगातार 31 अक्टूबर 2018 तक जारी रहेगा। प्रशिक्षण का समय प्रातः 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित है। प्रशिक्षण के प्रथम चरण में प्रस्तावना सामान्य परिचय के बाद में 11:15 बजे से लेकर लगभग 2 बजे तक मतदान मशीनों में इनको व्यावहारिक प्रशिक्षण समस्त अधिकारियों को दिया जा रहा है। मशीन में प्रशिक्षण प्राथमिकता से दिया जाना
बलिदान प्रदान। कटंगी क्षेत्र अंतर्गत आगरी के पास सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें कटंगी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अधिक चोट लगने से कृष्णा को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को कृष्णा मेघराज राहंगडाले के साथ मोटरसाइकिल से आगरी से अपने घर अगासी आ रहे थे। तभी विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य मोटरसाइकिल ने उनकी बाइक को टक्कर मारकर फरार हो गई। वहीं दोनों घायलों को कटंगी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामपायली क्षेत्र अंतर्गत खैलांजी रोड पर स्थित एक सोने मकान में चोरों ने धावा बोलते हुए 3 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरातों को पार कर दिया। रामपायली पुलिस ने विजय कोचानी द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक विजय कोचानी की रामपायली में बर्तन की दुकान है। 23 अक्टूबर को विजय और उनकी पत्नी दुकान में थे। जब वे घर पहुंचे तो मकान के पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। जब उन्होंने घर में चेक किया तो घर से जेवरात गायब थे, जिसके बाद विजय ने रामपायली थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वाराणसी के शासकीय एसएसपी कॉलेज में शनिवार को राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद अतिथियों के द्वारा हिंदी की महत्ता और उसके लाभ एवं प्राचीनता पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार व्यक्त किए गए। सम्मान करता है ना अपनी संस्कृति का सम्मान करता है। दुष्यंत कुमार ने बड़ा अच्छा शेर लिखा है कि तुम्हारे पांव हमारे व्यक्तित्व में वो चीज शामिल ही नहीं होगी जो हम चाहते हैं, और आत्म दृढ़ता कम होने के कारण, सहन शक्ति कम होने के कारण ही इस प्रकार की दुर्घटनाएं, आत्महत्याएं जो वर्तमान में हम पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, वो सब हो रहा है। क्योंकि अपने बच्चों को आत्मदृढ़ बनाने के लिए जरूरी है कि उसमें पुस्तक रीडिंग की आदत डालें। क्योंकि अगर आप किताब पढ़ते हैं, पुस्तक रीडिंग करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, आप जो भी यहाँ अंग्रेजी हिंदी वाले बैठे हैं, इसलिए मैं दोनों भाषाओं को, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना कोई बुरा नहीं है, वो हमारी हिंदी को समृद्ध ही करता है। और हमको दूसरे विषय की, अंग्रेजी के अच्छे साहित्य की जानकारी होती है और हम उसके अच्छे साहित्य को अपनी हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। संस्कृत भाषा तो निश्चय ही हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है और इसका हमें सम्मान करना ही चाहिए। मैं तो हिंदी भाषा भाषी ही हूँ और कई बार मैं अपना खुद का अनुभव बताना चाहती हूँ कि कई बार इंग्लिश में अगर हम कमज़ोर हो जाते हैं, सही तरीके से इंग्लिश में हम प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं, किसी विचार को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो काफ़ी हीन भावना से हम ग्रसित हो जाते हैं। लालबर्रा से अमोली बमनी समनापुर तक लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन सीमेंट कंक्रीट सड़क का कार्य कच्छप गति से किया जा रहा है, जो राहगीरों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। जहां पर उड़ती धूल राहगीरों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है, वहीं सड़क निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के चलते चारों ओर धूल के उड़ते गुब्बार राहगीरों को परेशान कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूरा न किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वाराणसी के सामुदायिक भवन में शनिवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी राज्य सचिव जसविंदर सिंह, पार्टी राज्य समिति सचिव रामनारायण कुर्सिया सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अतिथियों के द्वारा कांग्रेस और भाजपा सरकार की नीतियों की कड़े शब्दों में आलोचना की गई। गुजरात से मार मार के हिंदी भाषी बोलने वाले लोगों को भगाया जा रहा है। अखबार की रिपोर्ट ये है कि 50,000 से ज्यादा परिवार निर्दोष लोग गुजरात के अंदर जो रहा करते, उनमें रोजी रोटी कमाते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां से पीट पीट के भगा दिया। हमारे प्रधानमंत्री वहां से आते हैं, गुजरात से बनारस में आकर चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं कि गंगा मैया ने बुलाया है, और बनारस के लोग
अगर रोटी कमाने के लिए गुजरात गए हुए हैं, वहाँ से उनको पीट पीट के भगा रहे हैं भारत, जिन्होंने मोदी को वोट दिया था, जिनके वोट से वो प्रधानमंत्री बने हैं, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे। हिंदी बोलना अपराध हो गया। वो क्या करते थे कि हम अखंड भारत की बात करते, लेकिन अखंड भारत की बजाय अब वो खंड भारत को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर खंड खंड कर देना चाहते। में विधानसभा के रणनीति, चुनाव किस तरीके से लड़ना है, ये सभी जानकारी कार्यकर्ताओं को दी जा रही है। हमारे जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव जो हैं जसविंदर सिंह जी, उनकी उपस्थिति में रामनारायण कुररिया राज्य समिति प्रतिनिधि सदस्य मंडल सदस्य भी हैं, उनकी उपस्थिति में हम लोग यहाँ जो पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, उसमें बीजेपी और कांग्रेस ने जो इतने साल तक राज किया, उनकी नीति क्या है, किसान, मजदूर और जो निचले तबके के जो मजदूर है, जो किसान है, उनके लिए क्या नीति है, क्या नीति बनाए, उन नीतियों से किसान मजदूरों को कितना फ़ायदा हुआ, ये सारी जानकारी हम लोगों ने अपने मजदूर और कार्यकर्ता सम्मेलन में दी। लालबर्रा के बीआरसी कार्यालय के समीप स्थित भवन में शासन की योजना के तहत करीब 1600 साइकिल शाला परिसर में रखी हुई है, जिनका वितरण अब तक नहीं किया जा सका है, जिसके कारण साइकिल तैयार करने वाले कारीगरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग मेरा नाम भास्कर चौधरी है। कहाँ रहते हो आप? शहडोल से आया। शहडोल से आए आप? कितने दिन हो गए आप यहाँ पे लालबर्रा में आए? तो लगभग यहाँ पे 1 महीने से ऊपर हो गया। तब तक कितनी साइकिल बना चुके हो आप यहाँ पे? तक हमने करीब 1650 साइकिल मिनिमम बना डाली है। तो ये साइकिल बांटी नहीं जा रही है? साइकिल अभी क्या है ना, आचार संहिता लगा हुआ है, तो उसके कारण बट नहीं पा रही साइकिल। तो आपकी सर लोगों से चर्चा हुई थी? चर्चा हुई थी, तो बोले कि भी आचार संहिता लगा हुआ है, तो अभी सामने से कोई आदेश नहीं आ पा रहे होंगे? हाँ, सामने से आदेश नहीं आ पा रहे, अधिकारी आ रहे हैं, लेकिन अधिकारी से पूछने पर यही बता रहे हैं कि भी आचार संहिता लगा हुआ है, तो नहीं चल पा रहा है कुछ। कौन सी क्लास वाले की साइकिल है ये? ये 9वीं की है और शायद 6वीं की भी है। 9वीं 6वीं छोटी साइकिल। कितनी इंची साइकिल बोले जाते हैं ये? 20 इंची साइकिल है, और लेडीज में 18 इंची साइकिल भी आई है। तो अब क्या लग रहा है, आपकी व्यवस्था है यहाँ पे साइकिल वगैरह रखने के लिए? साइकिल की व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा ओपन है यहाँ पे, और भीड़ लगी रहती है। रात को करीब 2 से 3 बजे तक हम जागते रहते हैं। तो आपको कोई स्कूल से कोई साधन मिल पाया कि देख रेख के लिए किसी को रखा? कुछ भी नहीं मिल पाया। हाँ, पुलिस पेट्रोलिंग करती है, मात्र रात में आती है, 2 मिनट के लिए आती है, बाकी तो हमको जगना पड़ता है रात भर। तो आप कितने लोग हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे फिलहाल 3 लोग हैं, बाकी लोग जा चुके हैं काम करके, क्योंकि अब जैसे कि हम लोग 16 घंटे काम करते हैं। 16 घंटे काम करने के बाद भी हमको रात को जगना पड़ता है चौकीदारी के लिए, साइकिल की देखने के लिए, यहाँ पे देखने के लिए। तो एक दिन में कितनी साइकिल? ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए विद्युत विभाग द्वारा बिजली बिल भुगतान काउंटरों को बंद कर ऑनलाइन CSC काउंटर भुगतान को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत विभाग अब ग्राहकों को बिजली बिल भुगतान की मैन्युअली रसीद नहीं देगा, बल्कि बिल भुगतान और रसीद प्राप्ति की पूरी कार्यप्रणाली ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। इस प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रथम चरण में बालाघाट शहर और रजेगांव वितरण केंद्र का चयन किया गया है, जहां बिल के भुगतान संबंधी कार्य ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। शारदीय नवरात्र पर्व के अवसर पर नगर के भटेरा रोड स्थित संत नरहरि भवन में मां सरस्वती की प्रतिमा का शनिवार को बाजे गाजे के साथ विसर्जन किया गया। इस अवसर पर संत नरहरि महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर भ्रमण करके वैनगंगा के तट पर पहुंची, जहां विधि विधान से माता रानी की प्रतिमा का विसर्जन किया गया।
जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में शनिवार को करवा चौथ का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पति की दीर्घायु की कामना के साथ सुहागन महिलाओं ने करवा चौथ व्रत के दौरान पूर्ण साज श्रृंगार के साथ भगवान शिव और माता गौरी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। साथ ही रात में चलनी में चांद और अपने पति परमेश्वर का दीदार कर पति के हाथों जल ग्रहण कर उपवास को तोड़ा। के लिए यह व्रत करती हैं। एक पट्टी पर जल भरकर लोटा एक कलश करवे में भरकर गेहूं रखती हैं। दीवार पर कागज या चंद्रमा बनाकर उसके नीचे शिव तथा कार्तिक जी की चित्रवली बनाकर आदर्श देते हुए फिर भोजन करती हैं। कथा, एक साहूकार के 7 लड़के थे और एक लड़की थी। सेठनी के सहित उसकी बहुओं ने बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर सुहाग की मंगल कामना के लिए रखे गए इस करवा चौथ उपवास के दौरान नए राम मंदिर में सुहागन महिलाओं के द्वारा संयुक्त रूप से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की गई। इसी तरह हनुमान चौक स्थित एक परिसर में भी उपवासधारी सुहागन महिलाओं ने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर अपने पति के दीर्घायु की कामना की। वहीं रात्रि के समय सुहागन महिलाओं ने अपने पति व चांद का चालनी में दीदार किया और अपने पति के हाथों जल ग्रहण कर करवा चौथ का व्रत तोड़ा। वाराणसी में भी सुहागन महिलाओं के द्वारा करवा चौथ पर्व धार्मिक मान्यताओं के साथ मनाया गया, जहां सुहागन महिलाओं ने पति की दीर्घायु की कामना के साथ निर्जला व्रत धारण किया और चंद्रमा देखकर पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत को तोड़ा। परशुराम रथ यात्रा नगर से वाराणसी क्षेत्र पहुंची। बालाघाट रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास यात्रा का भव्य स्वागत कर रैली निकाली गई, जो नगर भ्रमण कर मिश्रा ग्रंथालय पहुंची। जहां मंचीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रमुख अतिथियों के द्वारा इस रथ यात्रा के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। कर दिया है तो जो उचित नहीं है, मिथक है। ना तो भगवान परशुराम क्रोधी है और ना ही उन्होंने एक बार भी इस पृथ्वी को क्षत्रिय नहीं किया। वो तो ऐसे ब्रह्मांड नायक हैं जिनसे मिलने के बाद ही लोगों ने जाना कि राम कौन है और कृष्ण कौन है। उनके पास कोई नहीं शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया, उन्होंने बिना जातिगत भेदभाव के सबको समान रूप से शिक्षा प्रदान की। भीष्म पितामह है जैसे क्षत्रिय शिष्य उनके रहे, जिनको उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का ऐसा उनको भंडार सौंप करके ऐसा क्षत्रिय शिष्य तैयार किया कि उस काल खंड में एक भी योद्धा नहीं था जो भीष्म पितामह की बराबरी कर सके। बहुत सारे क्षत्रियों को जिनमें राम भी थे, राम को नारायण धनुष सौंप कर शक्ति संपन्न बनाया। वहीं इसके बाद यह रैली भगवान परशुराम चौक पहुंची, जहां पूजा अर्चना कर आरती की गई। इस दौरान पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा यात्रा का नेतृत्व कर रहे आचार्य राजेश्वर महाराज का शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष राजेश पाठक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
रथ यात्रा जो 1,01,111 किलोमीटर की यात्रा है, जो 33,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर आज लालबरा बालाघाट से वाराणसी आज यात्रा का आगमन हुआ। यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे राजेश्वर जी महाराज जी, जो कि पीठाधीश्वर हैं राजस्थान के झुंझुनू के। उस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। यात्रा का मूल उद्देश्य देश में के सभी ब्राह्मण बंधुओं को, स्वजाति बंधुओं को एक सूत्र में पिरोने और समाज में एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए यात्रा का प्रारंभ की गई है। ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ की गई थी और ये यात्रा 5 मार्च 2017 को राजस्थान से प्रारंभ हुई है, जो कि पूरे देश का भ्रमण करते हुए अपने निर्धारित में इसका समापन राजस्थान में होना है, हरियाणा में होना है, कुरुक्षेत्र में समापन होना है। आज हमारे सभी वाराणसी नगर के भी प्रबंधों ने ऐतिहासिक परशुराम रथ यात्रा भ्रमण करते हुए लालबर्रा पहुंची, जहां सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया, जिसके पश्चात जैन स्थानक भवन में ब्राह्मण सम्मेलन और विचार मंथन सभा का आयोजन किया गया। वहीं ब्रह्म परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष आचार्य राजेश्वर जी महाराज के द्वारा यात्रा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। ब्राह्मण सम्मेलन के अंत में पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय नंद किशोर शर्मा के सुपुत्र स्वर्गीय उदय कुमार शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बात होता है, 3 उद्देश्य हमारी इस यात्रा के हैं। पहला उद्देश्य भगवान परशुराम जी के जीवन चरित्र और उनकी महिमा महत्ता का प्रचार प्रसार तथा उनके नाम, यश और कीर्ति का डंका केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया के ब्राह्मणों तक गूंजे, उन तक पहुंचे, ये हमारी इस यात्रा का पहला उद्देश्य है। असल में हम लोग भगवान परशुराम जी को अपना आराध्य देव मानते हैं, अपने आप को उनका वंशज कहते हैं, पर वास्तविकता ये है कि उनकी महिमा से हम लोग भली भांति परिचित भी नहीं। केवल इतना जरूर कहते हैं, जब कभी किसी साधारण ब्राह्मण बंधु से बात करें, वो 2 बातें अक्सर कहेगा, परशुराम जी अरे बड़े क्रोधी स्वभाव के, उनका स्वभाव बड़ा उग्र है। या फिर दूसरी बात कहेंगे कि भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया, जबकि ये दोनों ही मिथक है, गलत है। ना तो भगवान परशुराम क्रोधी है और ना ही उन्होंने एक बार भी इस पृथ्वी को क्षत्रिय ने तो कभी अकारण क्रोध किया ही नहीं। पहली बार उन्होंने क्रोध तब किया जब उनके पिता महर्षि जमदग्नि के आश्रम से एक अभिमानी मदोन्नमत राजा सहस्त्रार्जुन उनके यहाँ से कामधेनु का जबरदस्ती हरण करके ले गया। तब पहली बार पिता ने आवाज दी कि राम, और तब राम तपस्या छोड़कर के आए। पहली बार उनके क्रोध करते हुए देखा। उन्होंने क्रोध तब किया जब उनके पिता जो समाधि अवस्था में बैठे हुए थे, उस निरपराध ऋषि का सहस्त्रार्जुन के पुत्रों के द्वारा वध कर दिया गया, तब उन्होंने क्रोध किया। तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो आप और उनमें से कोई साधारण मानव होगा तो उसे भी क्रोध आना स्वाभाविक है। तो मात्र इसलिए कि उन्होंने विधर्मियों का प्रतिकार किया या उनके हाथ में फरसा है, इसलिए वो क्रोधी कहे जाए तो ये उचित नहीं है। वो एक श्रेष्ठ शिक्षक हैं, जिनके पास स्वयं कृष्ण, बलराम, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और भी कई योद्धाओं ने जाकर के अस्त्र शस्त्रों के साथ। चलते चलते एक नजर आज की खास खबरों पर एक बार फिर। जिला अस्पताल में आरोपी की सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर 2 प्रधान आरक्षक, 4 आरक्षक निलंबित। पुलिस अधीक्षक ने की कार्रवाई। चुनाव कार्य के लिए अनफिट किए गए शासकीय सेवकों की होगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। रेंगाटोला एकोड़े की 15 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा प्रदेश का पहला लाख क्लस्टर उद्योग। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी। सैंक्शन किए गए 13.5 करोड़ रुपए। पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे को चुनाव आयोग से मिली राहत। अयोग्य उम्मीदवार की सूची से हटाया गया नाम। पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे ने कहा कि विकास के मुद्दे को लेकर लड़ेंगे चुनाव। रामपायली के एक सूरे मकान में चोरों ने बोला धावा। 3 लाख के जेवरातों को किया पार, जांच में जुटी पुलिस।
और धार्मिक मान्यताओं के साथ मनाया गया करवा चौथ पर्व। पति की दीर्घायु के लिए सुहागन महिलाओं ने धारण किया निर्जला व्रत। चांद को देखकर पति के हाथों तोड़ा व्रत। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।